अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक, अज़कल इफ़त सहता है, एपिसोड 36। लगता है खूब शिकायतें होती है मेरी। उसके आम से अंदाज के पीछे सुलगती कैफियत सबा को बहुत अच्छी तरह महसूस हुई थी, मगर वो नज़रअंदाज की अपना खाना ख़त्म करती रही। मुझे तो हसरत ही रही कि कभी तुम्हारी शिकायत करे। उसके मुँह से तो कभी उफ तक नहीं निकली। सालिहा बेगम ने साहब को इसे कहा तो वो दो बदो बोला, इस बात को आप पॉजिटिव भी तो ले सकती हैं कि मैंने कभी ने कोई तकलीफ़ होने ही नहीं दी। जी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। रही बात घूमने फिरने की, तो मैं खुद अवॉइड करती हूँ। मुझे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को यूँ डिस्कस होते देखना सबा के लिए एक तकलीफ़ दे मरहला था। उसे हर पल लग रहा था कि अभी नौफल का सब जवाब दे गया तो उसे बेमाया करने में पल भी नहीं लगाएगा। सुनना चाहते हुए भी उसे बहुत अच्छी बीवियों की तरह अपने शौहर को डिफेंड करना पड़ गया था। तुम बस अपनी पैकिंग करो, भला और कौन से दिन होते हैं घूमने फिरने के। कल कला को बच्चे हो गए तो फुर्सत को तरसोगे, सालिहा बेगम ने डपट कर कहा। तो उनका अगला जुमला सुनकर सबा को अपने बेवक्त बोलने पर जी भर कर अफसोस हुआ था। अपने चेहरे से निकलती तमतमाहट वो तो क्या, यकीनन बाकी सब भी नोट कर रहे होंगे। मैं स्वीट डिश लाती हूँ। वो फ़ौरन ही उठ गई थी। अदीना बदमज़ा सी होकर नैपकिन से हाथ साफ करती रही। उसकी आंखों के सामने बाजी उलट कर सबा के हक़ में चली गई थी और वो कुछ नहीं कर पाई थी। और जो नौफल की सोई मोहब्बत जाग उठी तो उसके दिल में एक नई बेचैनी जाग उठी थी। नौफल कमरे में दाखिल हुआ तो वो वार्डरोब खोले खड़ी थी। खटके की आवाज़ पर चौंक कर देखा तो वो जूते उतारता बिस्तर पर लेट रहा था। आजकल मौसम कैसा है मलिका, ताकि उसके मुताबिक कपड़े रखूँ। जिस तरह वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ था, उससे सबा को लगा कि वो उससे सवाल की तवक्को नहीं कर रहा था। बहुत शौक़ हो रहा है तफरी टूर पर जाने का। उसकी सर्द मोहरी के बावजूद सबा उसकी चिढ़ को महसूस कर गई थी। बिला इरादा ही हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। क्या नहीं होना चाहिए? शादी के बाद आपके साथ पहली मर्तबा कहीं जा रही हूँ, फ़ौरन पूछा तो उसके चेहरे पर इस्तजाब उतर आया। सबा का अंदाज़ बिल्कुल ऐसा ही था जैसे उनके माँ बहन बहुत दोस्ताना राब्ता हो। ये ज़बरदस्ती का सौदा है, माइंड इट, वो जताने वाले अंदाज में बोला। तो लहज़ा भर के तवक्कुफ़ के बाद वो सरसरी लहजे में बोली, आप ये बात किसे समझाते रहते हैं, मुझे या खुद को? नौफल की निगाह बहुत जांचती हुई और बिला इरादा थी। सबा को लगा शायद वो भड़क उठे, मगर उसके ख्याल के बरक्स वो बड़े मातदिल लहजे में बोला, इन दिनों वहाँ मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, सर्दियों का स्टार्ट है, इसलिए बारिशों का कोई एतबार नहीं। इसी मुनासिब से पैकिंग कर ले। आपको अगर कोई ख़ास कपड़े रखने हैं तो। वो पलटते हुए पूछ रही थी। ऊपर वाले कैबिनेट में जो 2 सूट पैक पड़े हैं वो याद से रखिएगा। बस बाकी कोई से भी 2-4 उसे कहना ही पड़ा था। वार्डरोब में से कपड़े निकालती सबा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। क्या ऐशा भाई, सबा बेगम मरी की सैरें करती फिर रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उसने भाई को इस फील्ड में आने की इजाज़त कैसे दी। सोहा को जब से इस सिलसिले का पता चला था तब से बेलाग तबसरे की जा रही थी। उफ, मैं तो सबको बताऊंगी कि इस साइड में मेरे बहनों ही काम कर रहे हैं। हमरा ने मुठियाँ भीजी थी। वजदान ने नज़र भरकर उसका सुर्ख होता चेहरा देखा, फिर आराम से पूछने लगा, तो इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? ये कमाल क्या कम है कि मैं उनकी साली हूँ? उसने तफाकुर से पुरअंदाज में कहा तो वो उसे चढ़ाने वाले अंदाज में गहरी सांस भर के बोला, बेचारे नौफल भाई। ये क्यों कहा तुमने? वो ठिठकी थी। बस यूँ ही। वजदान जैसे कतराया था, अंदाज ऐसा ही था जैसे कुछ छिपाना चाह रहा हो। लो जी, अब तो मुमकिन ही नहीं कि बात मालूम किए बगैर हमरा बीबी को रात की नींद भी पड़ जाए। वजदान उठ कर चल पड़ा तो वो उसके पीछे भागी थी। बताओ ना वजी, तुम ये भी तो देखो कि नौफल भाई को इस फील्ड में आने की इजाज़त देने के बाद वो खुद भी उनके साथ साथ है। नगीन ने सोहा की फिक्र दूर करनी चाहिए थी। भाई कुछ भी हो, मियाँ खूबसूरत हो तो उसे खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। कचा स्क्रीन से चिपकाना ये तो नया रिस्क है। लड़कियां तो दिल लगाकर उनका ऐड देखेंगी, बल्कि जिस प्रोडक्ट का ऐड होगा देखना इस साल रिकॉर्ड सेल करेगी। वो बड़े यकीन से कह रही थी। नगीन हंसने लगी। उसी वक्त चची जान नगीन के कमरे में चली आई। तुम यहाँ बैठी बातें बखा रही हो, और वो जो खीर रखी थी चूल्हे पर उसका क्या हुआ? वो गुस्से में थी। सोहा तकिया परे फेंकती हड़बड़ा कर उठी। वो तो मैं धीमी आंच पर रख के आई थी, गाढ़ी होने के लिए। वो बन भी चुकी और आपा ने डोंगे में निकाल भी दी। उन्होंने तंज किया तो वो समझे बगैर तशक्कुराना अंदाज में बोली, शुक्र है
ताई जान ने बचा लिया। बस यूं ही बचते बचाते उम्र गुजार देना, चची जान जल कर बोली थी। फिर उसे शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोली, ये अपनी नगीन ही को देख लो, इसे भी तो कुकिंग नहीं आती थी, मगर इसे कम से कम शौक तो है सीखने का। जब से इस घर में आई है अनस के लिए एक से एक डिश बनाने की कोशिश करती रहती है। तो इसमें नगीन का क्या कमाल हुआ? कमाल तो अनस भाई के मादे का हुआ, जब उसकी बनाई हुई डिशेस को हजम कर जाता है। उसने शरारत से कहा तो नगीन हंसने लगी। बस अपनी ही बकबक करती रहना, चलो जाओ, मोहित के चंद दोस्त आए हैं, उनके लिए चाय बनाओ। उन्होंने चिढ़कर कहते हुए ऑर्डर दिया तो उसकी मुस्कुराहट सुकर गई। लो जी, अब उसके दोस्तों के लिए भी मैं ही चाय बनाऊँ? ये अच्छी बेकार है भाई। कितनी बार कहा है कि तू तड़ाक से बात मत किया करो। मोहित के साथ अनस से 1-2 माह ही छोटा है, वो तुमसे पूरे 4 साल बड़ा है। चची जान ने हमेशा की तरह उसे घुरका तो वो सरतपा सुलग उठी। बड़े एहसान से बोली, अच्छा तो कितने दोस्त आए हैं मोहित भाई के? नगीन को बड़ी ज़ोर से हंसी आई थी। खुद चची जान भी जज्बस होकर रह गई। बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम, चलो जल्दी से किचन में। ये अच्छी रही, इतनी तमीज़ से तो बुला रही हूँ, अब क्या सरताज कहकर उसने तेज़ लहजे में कहना चाहा, मगर बीच जुमले ही में दांतों तले ज़बान दबा ली। जुमला ही कुछ इतना फिजूल था। नगीन के कह कहे पर खजल से मुंह फुलाए कमरे से निकल गई थी। पता नहीं कभी कल से काम लेना शुरू करेगी। चची जान सख्त नाउम्मीद थी। आप बेकार में फ़िक्र कर रही हैं, थोड़ी सी लापरवाह और गैर जिम्मेदार है और कुछ नहीं। मैं भी शादी से पहले यूं ही हर काम से भागती थी। नगीन ने उन्हें तसल्ली दी, मगर उन्हें जोहा पर कोई खास एतबार नहीं था। मैं ज़रा जाकर देखूं, फिर से कहीं इधर उधर न बैठ जाए। वो चली गई। किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है, वो भी अकेले अकेले? अनस की आमद बहुत अचानक थी, वो डर सी गई। फिर वो मुस्कुरा दी। आप कब आए? उसके हाथ से कोट और ब्रीफ केस थामते हुए उसने इस्तफसार किया तो वो चिढ़कर बोला, कितनी मरतबा कहा कि जब मैं ऑफिस से लौटूं तो एक अच्छा सा इस्तकबाल किया करो। उसका कोट हैंगर में लटकाते हुए वो पलटी थी। आते हो इस्तकबाल को आप इस्तकबाल नहीं मानते? निकी, तुम भी ना, इतने महीने मेरे साथ रहकर भी कुछ नहीं सीखा तुमने। वो कदर झुंझलाया तो वो दरवाज़ा बंद कर दी। हंसते हुए उसकी तरफ आई, जो उसी फॉर्मल सी ड्रेसिंग में बीच बिस्तर पर टांगे लटकर दराज हो गया था। अनस, अगली लव स्टोरी आपकी और मेरी होनी चाहिए, हीर रांझा और लैला मजनू वगैरह के बाद। वो कदमों में बैठकर उसके जूतों के तस्मे खोलने लगी तो उसका मतलब पाकर वो एकदम से बैठा। साथ ही उसका बाजू थाम कर उसे अपने पास बिठाते हुए झुंझलाकर बोला, कितनी बार कहा है कि मेरे शूज़ को हाथ मत लगाया करो, सख्त अनरोमांटिक हरकत है ये। अच्छा, नगीन को बेसाख्ता हंसी आई। ये क्या छोटी छोटी बातों में आप रोमांस ढूंढते हैं? मैं तो यूं ही आपकी थकन के ख्याल से, वो कह रही थी, जब वो उसकी बात काट कर कहने लगा, इसी ख्याल को रोमांस कहते हैं मेरी जान, मगर तुम्हें इसका सलीका नहीं है। अगर तुम मेरी थकन का ख्याल करके मेरे रकीब जूतों को हाथ लगाने की बजाय यही खूबसूरत हाथ मेरे बालों में फेरती जी, और ये सब बातें मैं आपके मुंह से हज़ारों बार सुन चुकी हूँ। वो उसकी बात काट कर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली तो वो बदमज़ा होकर उसे घूरने लगा। तुम कभी नहीं सुधर सकती निकी। ओफो, बिगड़े हुए तो आप हैं ना कि मैं। ये सारा कसूर इस केबल का है। इमाद भाई कह रहे थे कि इनसे पहले आप जनाब डेमीमोर परफेक्टा थे, उन्हीं की म्यूज़िक देख देख कर आपने अपना दिमाग ख़राब किया हुआ है। नगीन ने भी उधार नहीं रखा था। तो क्या गलत है, इंसान अपनी बीवी से रोमांस नहीं करे तो और किससे करे? उसने बहस शुरू की थी। नगीन ने हाथ जोड़ दिए। इस मौजू पर तो आप 1001 दलील दे सकते हैं। बेवकूफ़ लड़की, अपने शौहर को काबू में रखने का ये भी एक गुण है। ओफो, आज आते क्या फिजूल बहस शुरू कर दिया आपने। जल्दी जल्दी से कपड़े तब्दील करें, आज मैंने अपने हाथ से आपके लिए खाना बनाया है। उसने मुस्कुराते हुए मौजू बदला, मगर न इसका मूड नहीं बदल पाई थी। काम की बातें तो मैं अच्छी लग ही नहीं सकती है। वो जलता भुनता कपड़े बदलने वॉशरूम में चला गया तो वो बाहर से चिल्लाई, कभी इस बात में भी रोमांस को महसूस कर लिया करें। खाना मैंने खुद आपकी खातिर बनाया है, आपके कहने से पहले आपके कपड़े वॉशरूम में लटका रखे हैं। ये काम तो हर बीवी करती है। वो अंदर से बोला तो नगीन ने तस्वीर की, हर बीवी नहीं बल्कि हर अच्छी बीवी करती है। वो कपड़े तब्दील करके बाहर निकल आया। बीवी उस वक्त तक अच्छी बीवी नहीं बन सकती जब तक कि उसका शौहर उसके अच्छे होने का सन जारी न कर दे। वो जताने वाले अंदाज में कह रहा था, मगर नगीन ने उसकी बात का कोई असर नहीं लिया। भैया आप ना भी कहें, खुद मुझे पता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ और कितनी बुरी। अब चले जल्दी खाने पे। बड़ी खुद सताइश हो तुमने की, अपनी तारीफ़ मेरे लिए भी रहने दिया करो। वाइने के सामने खड़ा उस पर तंज कर रहा था। खुद सताइश नहीं, खुदा का,
यूं ही तो आप मेरे पीछे पागल नहीं हो गए। आईने में उसकी झलक देखते हुए निकी ने उसकी दीवानगी पर चोट की तो जैसे तड़प कर पलटा था। उसे मुस्कुराते देखकर और चल गया। तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हें समझा समझा कर पागल हो गया हूँ। लड़कियाँ तो पता नहीं किस किस के साथ अफेयर चलाती हैं और एक तुम हो जिसे शौहर के साथ अफेयर चलाना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नगीन ने हंसना शुरू कर दिया था। ओ गॉड, वो यूं ही हंसी के दरमियान उसे मज़ीद तंग करने की खातिर बोली, यानी अब मैं एक शादीशुदा बंदे के साथ अफेयर चलाऊँ? निकी, तुम। उसकी बात समझते हुए वो दांत पीसता उसके पीछे लपका तो दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर भाग गई। लॉन्च में और ही मंजर सबका मुंतज़िर था। मोहतरम मोइद हसन साहब सोहा बीबी के कान साफ कर रहे थे। तुम्हें कहा किसने था वो नादिर और नायाब चाय बनाने को? बल्कि उसे चाय के अलावा और किसी भी नाम से नवाजा जा सकता है, वो सख्त लहजे में कह रहा था। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे लिए, वो बेबक कर बोलने लगी थी जब एकदम से अनस उसके सामने आकर से उसे रोक गया। वो उसे देखकर खजल सी हो गई थी। ये क्या तरीका है बात करने का? वो मैं तो यूँ ही। मोहित बड़ा है तुमसे, तमीज़ से बुलाया करो, और अगर ये डांट रहा है तो किसी वजह से ना, आगे से बुलाने का मतलब। वो बेहद संजीदगी से कह रहा था। नगीन को सुर्ख चेहरा लिए खड़ी सोहा पर तरस आने लगा। तो मैंने कौन सा कुकिंग में झंडे गाड़ रखे हैं? सभी को गुस्सा आता है कि मैं किचन का काम क्यों नहीं करती। इस पर डांट, और अगर कुछ बना ही लूँ गलती से तो वो भी बड़ा जुर्म। उसका दिल तो पहले ही से भरा रहा था। मोहित कुछ कहे बिना अपने कमरे में चला गया। जोहा ने भी वहाँ से हटना चाहा था मगर उसे उसका हाथ पकड़े खाने की मेज़ पर ले आया। नाराज़ हो गई हो? अब इतनी डांट खा के इंसान खिलकर गुलाब होने से तो रहा। जाहिर है चलकर कबाब ही होगा ना। नगीन ने किचन की तरफ बढ़ते हुए अनस को सुनाया था तो उसे खफीफ से घूर कर जोहा की तरफ मुतवज्जो हो गया जो अभी भी खामोश बैठी हुई थी। क्या बात है सोई, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मूड ख़राब ही रहता है। वह बहुत नरम लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। जोहा का दिल पसीजने लगा। वो तो कब से किसी हमदर्द की तलाश में थी जिस पर वो मोइद हसन की असलियत ज़ाहिर कर सकती। क्या बात है? वो मुंतज़िर था। मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो पहले भी तुम्हें किसी ने मना नहीं किया था? मगर अब बात और है, मैं पढ़ाई के साथ कोई और चक्कर पाल कर खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जोहा ने गुफ्तगू को मतलूबा लाइन पर लाने की कोशिश की मगर अनस इतना ज़ेक नहीं था कि मोइद की तरह महज सूंघ कर ही बात का अंदाज़ा लगा लेता। कौन सा चक्कर? वह हैरान सा उसकी तरफ देख रहा था। यही मंगनी वगैरह, वो दबिल लहजे में बोली तो वह अपनी हैरत दबाते हुए दोस्ताना अंदाज में बोला, मगर ये तो घर की बात है, ना तो वो मंगनी के बाद कोई नया शख्स बन जाएगा और ना ही तुम बदल जाओगी। आपको पता नहीं, अभी मंगनी हुई नहीं और सबको मुझ में खामियां दिखाई देना शुरू हो गई हैं। मेरे उठने बैठने बोलने हंसने पर तनकीद होने लगी है। इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस और क्या होगी? हर एक को वो परफेक्ट लगता है और मैं खामियों का मजमा। तो फिर इस सारे तमाशे की ज़रूरत ही क्या है? उसके लिए उस जैसी मुकम्मल लड़की ढूंढे। वो नरूढ़ेपन से कह रही थी। अनस बेयकीनी से बोला, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? कदे तवक्कुफ़ के बाद वो ही सर झुकाए मध्यम लहजे में बोली, हम दोनों में बहुत फ़र्क है अनस भाई, सोच का, जहन का, ख्यालात का। उसकी बात ने अनस को इत्मीनान दिलाया कि मसला ज़्यादा सीरियस नहीं था। फिर सालन का डोंगा लेकर आती नगीन को देखकर तंज करते हुए बोला, हमारे मुल्क में 99% शादियाँ यूं ही बेजोड़ और बेढंगी होती हैं। एक मिसाल तो हमारे घर ही में मौजूद है। उसका तंज पाकर नगीन बड़े ज़ोर शोर से बोली, वही तो मैंने अम्मी से कहा भी कि अच्छी तरह सोच लें। उन्होंने कहा कि अगर एक इतनी अच्छी बहू के बदले बेढंग का दामाद फ्री मिले तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। देखा मजाला जो कभी खामोशी से मेरे तंज सुन ले। अनस ने सोहा से शिकायत की तो अपनी बात पशे पुष्ट रह जाने पर वो ठंडी सांस भर के रह गई। मगर ये महज सोहा का ख्याल ही था कि अनस उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा। खाने के बाद वो नगीन को चाय का ऑर्डर करके सोहा के साथ लॉन में निकल आया। अब बताओ क्या कह रही थी तुम? जोहा ने हैरान होकर अनस की तरफ देखा जो उस वक्त बहुत संजीदा लग रहा था। मोहित के प्रपोजल से मुतालिक उसके सवालिया नज़रों के जवाब में वो बोला तो जोहा का दिल बिल्ली उछलने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी बात को इतनी संजीदगी से लेगा, मगर फिर भी इंतहाई एहतियात से की जाने वाली बात थी। उसे लाख पे तकल्लुफ़ी रखने के बावजूद वो सीधे स्वभाव मोहित से शादी से इनकार नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मी से कहा था कि अभी मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मगर वो मेरी एक बात नहीं मान रही। उसने दबे लफ्ज़ों में बात शुरू की तो उसकी बात कतई करके संजीदगी से बोला, अभी नहीं करना चाहती या मोहित से नहीं करना चाहती?
وہ دھک سے رہ گئی۔ اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی نتیجے پر پہنچ جائے گا، مگر معاملہ محیط کا تھا۔ انس چونک جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی خیال کو لے کر زحا مزید محتاط ہو گئی۔ فی الحال سارا ملبہ اس پر گرانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا نا، ہم دونوں میں بہت فرق ہے۔ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر بلکہ بہترین ہے، سب چیز میں نمبر 1 پر ہے، مگر میری اور اس کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ زحا نے چن کر الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ وہ انس کے سامنے معید حسن کی شخصیت کو ناپسندیدہ قرار کی بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پھر اس کا جواز بھی اسی کو پیش کرنا پڑتا۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں زحا، اور یہ تو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہاں جو ہوتا ہے ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ لڑکے اور لڑکی کی ذہنی مشابہت کی باتیں کی جاتی ہیں؟ ساتھ رہنے اور بات چیت کرنے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ اتنا سنجیدہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا تو وہ کنونس ہو بھی جاتی، مگر اب فقط ٹینس ہو گئی۔ شروع ہی سے اکٹھے رہتے آئے تھے، بات چیت کرتے رہے تھے، تب تو کچھ نہیں بدلا، اب کیا بدلے گا؟ ہر رشتے کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے پاگل۔ وہ اس کے ساتھ ٹہلتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زحا کو لگا کہ سب گھر والے زبردستی ہی صحیح، مگر یہ شادی کر کے ہی دم لیں گے، اور یہ انس یوں تو بہت لاابالی سا تھا، مگر جو ہی بات معید پہ آئی، موصوف کے پاس ایک سوا ایک دلائل آ گئے۔ آپ یقین کریں انس بھائی، وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا۔ وہ اس کے سامنے آ کر سچ آ جانے والے انداز میں بولی تو وہ رک کر تنبیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بیہیویوز ہوئی، کم از کم بات تو اخلاق سے کرو اس کے متعلق۔ اف، زحا کی کھنپٹیاں سلگ اٹھی، مگر بہرحال اس وقت گدھے کو باپ کہنے ہی میں عقل مندی تھی۔ بچے ہوئے لہجے میں بولی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ صرف تائی جان کی بات رکھ رہے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے مجھے خود سے کہا ہے۔ زحا نے اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا تو وہ بے یقینی سے اسے گھورنے لگا۔ معید نے؟ زحا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ صاف گوئی سے بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ محض امی کی بات رکھنے کے لیے تمہاری زندگی تو برباد نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی رضامندی دی تھی اس رشتے پر، اب تو اپنے بھائی ہی کی سائڈ لیں گے۔ زحا کو برا لگا تو وہ تن سے بولا، تمہیں بھی ہم نے گود نہیں لے رکھا، تم بھی اتنی ہی سگی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ دیکھو زوئی، وہ اگر تمہیں ڈانٹتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ تم سے بڑا ہے، تمہارا برا بھلا سمجھتا ہے۔ یقین کرو، ہماری فیملی کے بہترین لڑکے کو تمہارے لیے چنا گیا ہے۔ ابھی تو تم یوں باتیں بنا رہی ہو، بعد میں اسی زبان سے اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکو گی۔ انس ہلکے پھلکے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ قدر توقف کے بعد پھر بولا، بس تھوڑا ریزرو رہتا ہے، اس لیے موڈی اور مغرور لگتا ہے، مگر اس کے قریب رہنے والا بہت جلدی اس کے متعلق اپنی رائے بدل لیتا ہے۔ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ وہ اس کی ستی ہوئی شکل دیکھنے لگا تو اسے اچانک خیال آیا، یا پھر تم اس کے تھپڑ کو نہیں بھول پا رہی جو اس نے تمہاری بیماری کے دوران رسید کیا تھا۔ اب پتہ نہیں کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی، بات میں کچھ دم بھی تو ہو۔ اچھا، اب یہ تو مانیں گے نا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ وہ بھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولی تھی، مگر انس نے قطعیت بھرے انداز میں انکار کر دیا۔ وہ ایسا بندہ ہے ہی نہیں۔ یقین کریں انس بھائی، اس نے خود میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جو اسے پسند نہیں کرتی، اور ہاں، اس کی الماری کے لاکر میں ایک لڑکی کی تصویر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور ڈائری میں شعر بھی لکھے ہوئے تھے۔ زحا نے اب کے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ وہ بس اس طوق سے رہائی چاہتی تھی جو منگنی کی صورت میں اس کے گلے میں ڈالا جانے والا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا زوئی؟ لڑکی کی تصویر، وہ بھی معید کے پاس؟ انس اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور یہ تو زحا اول روز ہی سے جانتی تھی کہ معید کو رد کرنے کے لیے بہت سی ہمت اور لامحدود دلائل کا ہونا بے حد ضروری تھا، ورنہ تو اس گھر میں سبھی اسے فرشتہ مانتے تھے۔ آپ خود جا کر دیکھ لیں، وہ بڑے تحمل سے بولی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اس بات کا؟ آپ کی منگنی کے فنکشن کی تصویریں ڈھونڈتے ہوئے میں نے اس کا لاکر چیک کیا تو وہیں پر وہ تصویر اور ڈائری پڑی ہوئی تھی، وہ بولی۔ مگر یہ حقیقت بتانے کی غلطی بالکل نہیں کی کہ وہ تصویر اس نے دیکھی نہیں تھی۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو پھر اسے تمہارا پرپوزل منتظر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود کلامی کیسے انداز میں کہہ رہا تھا، انداز سے حد درجہ بے یقین آیا تھا۔ سارے بدلے ایک ہی بار چکانے کا ارادہ ہوگا موصوف کا۔ زحا مطمئن تھی، مگر انس نے اسے جھاڑ دیا، بکو مت، ویسا نہیں ہے۔ سوری، اس نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ تو یہ وجہ تھی اس منگنی سے انکار کی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر مظلومیت سے سر جھکا دیا۔
वगरना दिल तो हमारी खुशी के दुगनी तेज़ी से दौड़ रहा था। ओके, मैं देख लेता हूँ, बल्कि मैं मोहित से भी साफ लफ्ज़ों में पूछूंगा। अगर मुझे शुबा हुआ कि वो मैं समय की बात रखने की खातिर इस रिश्ते पर हामी भर रहा है, तो मैं सिरे से बात रद्द कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ, ये सब तुम्हारा वहम हुआ, तो फिर तुम इनकार की पोजीशन में नहीं होंगी। वो संजीदगी से कह रहा था। जोहा खेल उठी। उसे 100% यकीन था कि मोहित के लॉकर की तलाश के बाद किसी लड़की ही की तस्वीर बरामद होगी। बिल्कुल, फिर तो जो आप लोगों का फैसला होगा वही मेरा। उसने बड़ी फरमाबरदारी का मुजाहिरा किया था। ओके, अब तुम जाओ, बाकी सारा मामला मैं देख लूँगा। अनस ने उसे फारिग किया तो वो बखुश वहाँ से भागी थी। उसकी तेज़ी पर चाय लेकर आती नगीन हॉल गई। या इलाही, इसको क्या हुआ? शुक्र है कि आपकी चाय आज ही की तारीख में तैयार हो गई। अनस ने उसे देखते ही खुशी से तंज किया, जिसे हस्बे आदत वो मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर गई। पहला घुट भरते ही अनस ने मुंह बनाया था। ईमान से निकी, जितनी देर लगाकर चाय बनाती हो उतनी ही बुरी भी बनाती हो। कभी तो तारीफ़ कर दिया करें। दिल लगा के बनाई है मैंने, कभी ध्यान लगा के बनाओ तो बने ना तारीफ़ के काबिल। चीनी इतनी ज़्यादा है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त बंदे को शुगर हो जाए। हमेशा गलत कामों में दिल लगाती हो। मुतासिफाना अंदाज में कह रहा था। आपने तो कसम खा रखी है कि मेरे काम से खुश नहीं होंगे। अभी खाने पर भी सिर्फ आप ही ने मेरी तारीफ़ नहीं की, वरना सभी ने मेरी बनाई हुई चिकन जलफरेज़ी बहुत शौक से खाई है। नगीन ने दुखे दिल के साथ शिकवा किया तो वो लगी लिपटी रखे बगैर बोला, वो सब रवादारी में खा रहे थे, वरना जितना नमक मेरी प्लेट में था, उफ, लग रहा था कि नमक की कान हमारे घर ही में दरियाफ्त हो गई है। पता नहीं किस बात का बदला ले रही थी तुम मुझसे। कोई नहीं, बाकी सबकी प्लेटों में नमक बिल्कुल ठीक था। वो कहकर खुद ही दांतों तले ज़बान दबा गई थी। अनस ने हैरान होकर उसे देखा तो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है कि बाकी सब भी तो तारीफ़ कर रहे थे। आप भी खामोशी से खा लेते तो मेरा दिल बढ़ जाता। एक और बेवकूफ़ी, दिल का बढ़ जाना भी एक बीमारी है मोहतरमा। यू आर टोटली अनरोमांटिक। वो सख्त मायूस था। नगीन सिच हो गई। आप मुझे दिल का रोग लगा कर ही रहेंगे। अनस बेसाख्ता हंस दिया था। मेरी की बजाय उनका पड़ा हुआ यूबीए में पड़ा था। असद ने यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोकेशन देखी है जो कि हमारे ऐड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साले ने अपने फ़ोटोग्राफ़र का हवाला देते हुए बताया था। यूनिट के लोग अपनी गाड़ी में थे, जबकि साले और सबा नौफल के साथ उसकी गाड़ी में थी। भाई, हमारा क्या है, अब तो तुम्हारे रहम करम पर है, जहाँ जी चाहे ले जाओ। नौफल ने खुश दिलाना मायने खेजी से कहा तो साले का क्या कहा। सबा को सनसना गया और अब यहाँ कॉटेज में पहुँच कर भी वो उन दोनों का अंदाज़ भूल नहीं पा रही थी। पहले मरी का खूबसूरत सफ़र और अब यूबीए की खूबसूरत वादी। बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई थी। बादलों ने सूरज को ढाँप कर पूरी वादी में शाम का सा समा पैदा कर दिया था, मगर उसे कोई भी खूबसूरती नहीं भा रही थी। उसे कॉटेज में छोड़कर वो खुद कुछ फासले पर मौजूद होटल में चला गया, जहाँ सिर्फ यूनिट के लोग ही नहीं बल्कि साले आफरीदी भी रिहाइश पसीर थी और इसके साथ एक मॉडल गर्ल रामिया कमरा शेयर कर रही थी। नौफिल अहमद के साथ ऐड में काम करने वाली थी। पता नहीं इस एक हफ्ते में क्या क्या तमाशे देखने पड़ेंगे। वह कॉटेज से बाहर बरामदे में आ गई। जाली से सारा बरामदा कवर करके मजबूत जालीदार ही दरवाज़ा लगाया गया था। वहाँ बैठकर सामने सड़क के बिल्कुल साथ ही वसीई वरी इस खाई का नज़ारा किया जा सकता था। तभी बादल ज़ोर से गरजे तो वह बेजान से लरज़ उठी और उल्टे कदमों दौड़कर वापस कमरे में चली गई। मौसम की शिद्दत से उसे यूं भी खौफ आता था। क्या जाएगा, बादलों का गरजना या बिजली का कड़कना। जोहा तो खूब इंजॉय करती थी, मगर सबा का दिल ही बंद हो जाता था। वो कंबल में घुस कर बारिश रुकने की दुआएं मांगा करती थी और सब उसकी इस हरकत पर हंसा करते थे। यहाँ उसे शिद्दत से अपनी बेमायगी का एहसास हुआ था। उसे अनजान जगह पर तन्हा छोड़कर वो खुद अपनी साले आफरीदी के पास चला गया था। हो सकता है कि अपनी हालत का एहसास करके वो उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाए जाने पर वो बुरी तरह चौंकी थी। झांक कर देखा तो जालीदार के पार नौफिल खड़ा था। उसने दरवाज़ा खोल दिया, हाथों में थामे शॉपर्स उसे थमा कर। नौफिल ने कुंडी लगाकर साथ ही ताला भी लगा दिया था। सबा का दिल लरसने लगा। क्यों लगाया है? ऐसी जगह पर इतनी एहतियात तो वाजिब है ना। जो कुंडी लगी होने के बावजूद आ जाए वो क्या ताले में नहीं आ सकता। सबा को उसकी मंतक की कमी तो कह दिया। जवाबन वो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला, आप खाना निकालें, मुझे भूख लग रही है। सब कुछ भूल भाल कर यकगोना खुशी का सा एहसास हुआ कि वो जाले के साथ खाना खाकर नहीं आया।
बर्तन तो थे नहीं, उसने यूं ही बिस्तर पर अखबार बिछाकर बॉक्स खोल दिए। रतगनी नान, कबाब और बिरयानी के अलावा चटनी और सलाद था। वो हाथ धोकर बिस्तर पर आ बैठा। सुबह हाथ धोकर आई तो वो यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा था। वो झिझकते हुए उसके सामने आ बैठी। गलती हो गई, मुझे डिस्पोजेबल बर्तन भी लाने चाहिए थे। उसे मुखातिब किए बगैर बोला तो सुबह ने आमसे अंदाज में कहा, यूं भी तो खाया जा सकता है। ओके, शुरू करें। उसने कदर तवक्कुफ के बाद कहते हुए उसे भी खाने की दावत दी तो वो झिझक सी गई। एक मेज़ पर सबके बीच बैठकर खाना खा लेना और बात थी, मगर यहाँ अजनबी से माहौल में बिल्कुल तन्हाई में नौफल के साथ अकेले बैठकर खाना खाने का अलग ही तजुर्बा था। वो उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बड़ी रग़बत से खाना खा रहा था, जैसे वहाँ बिल्कुल अकेला बैठा हो। लजीज खाने की पुरिश्तहा महक मादे पर असर अंदाज होने लगी तो वो भी शर्म और झिझक को बालाए ताक रख कर उसके साथ खाने में शरीक हो गई। अगर आपको चावल खाने हो तो आप सलाद के पत्ते यूज़ कर सकती हैं। चम्मच तो है नहीं, वो संजीदगी से कह रहा था। खुद उसने बिरयानी की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया था, शायद उसी के लिए लाया था। सुबह के दिल में खुशगुमानी की हल्की सी रमक जागी थी। उसने सलाद का पत्ता आधा करके उसके साथ चावलों का निवाला बनाकर मुंह में रख लिया, जैसे कि रोटी के निवाले किसी भी खुश्क सालन के साथ बनाए जाते हैं। तो बगैर चम्मच के भी बिरयानी खाना एक आसान अमल बन गया। थोड़ी देर के बाद नौफल ने भी बिरयानी के चंद एक निवाले ऐसे ही लिए थे। खाने से फरागत पाकर सब कुछ समेटने के बाद वो यूं ही आकर कमरे में मौजूद वाहिद कुर्सी में आ धंसी। नौफल बिस्तर पर कोहनी के बल नीम दराज किसी मैगज़ीन की वर्करदानी कर रहा था। यूं ही सफ़ाहात पर नज़र दौड़ाते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला, देख लिया आपने, यहाँ आके कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आपको हर जगह तो साथ लेकर नहीं फिर सकता। वो चंद लम्हों तक उसे देखती रही थी, फिर याद दहानी कराने वाले अंदाज में बोली, ये मेरी नहीं बल्कि अम्मी जी की ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ आऊँ। इनकार के 100 तरीके होते हैं, अगर करना हो तो। बहुत जतलाता हुआ अंदाज था, जिसने सवा जैसे ठंडे मिजाज की लड़की को भी सर तापा सुलगा दिया। तो आप इनकार कर देते, मैं खामखा क्यों खुद को सबकी नज़र में बुरा बनाऊँ? मैंने तो कहा था और सबके बीच कहा था, बाकी सब तो आपके जवाब पर मुनहसर था। उसके सुर्ख होते चेहरे को नज़र की गिरफ्त में लाए इत्मीनान से कह रहा था। वो झटक गई, तुम मत लाते मुझे, आपकी मर्ज़ी थी तभी मुझे साथ लाए हैं, वरना। वो एकदम से बोलते हुए रुक गई। मारे गुस्से के मुंह से उल्टी ही बात निकली जा रही थी। खूब, वो यक लगती मुस्कुराता हुआ सीधा हो बैठा था। बहुत अच्छे, यानी मेरी मर्ज़ी थी तो अपने साथ अयूबिया की इस खूबसूरत वादी में लाने की, यहाँ के चप्पे चप्पे पर अपनी हसीन विज़िट करने के लिए, रोमांटिक मौसम एंजॉय करने के लिए। इंटरेस्टिंग। वो जैसे उसकी बात पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो खजल सी होकर गुस्से से बोली, मैंने कभी ऐसी फिजूल सोचे नहीं पाली। आप जिसके साथ आए हैं उसी के साथ अपना वक्त गुजारिएगा। मैंने सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश का मान रखा है, वगरना आप अपनी पसंदीदा हस्ती के साथ ही आए हैं। उसकी बात का कुछ भी जवाब दिए बगैर यूं ही मुस्कुराता हुआ कपड़े तब्दील करने के लिए उठ गया। तो वो बैठकर बादलों की हल्की फुल्की गरज पर गौर करने लगी। वो कपड़े तब्दील करके आया तो वो यूं ही कुर्सी में गोद में धरे हाथों पर नज़र जमाए बैठी थी। एक पल नज़र में तो नौफल को लगा शायद वो रो रही है, मगर ज़रा सा गौर करने पर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रही थी। ओके जी, तो हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और सुहा ने तो अनस को सब कुछ बता दिया। चलो देखेंगे अनस को अगर मिल गया तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, कि कहीं शायद उनकी शादी रुक जाएगी या फिर नहीं, या फिर अगर मिल गई तो फिर क्या होगा। चले आपको जो भी लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और नौफल और सबा ये दोनों तो अयूबी आ चुके हैं और अयूबी तो शायद बहुत सुंदर है, मेरे ख्याल से जितना इसमें लिखा है उस हिसाब से शायद बहुत खूबसूरत है। और पता नहीं आगे क्या होगा और यहाँ पे उन दोनों की अच्छी मेमोरीज़ बनेंगी या फिर नहीं। और मुझे लग रहा है यहाँ के शायद नौफल थोड़ा प्यार से बात कर रहा है, मतलब देखो वो उसके साथ बुरा तो नहीं है, ऑब्वियसली बुरा नहीं है, बट उसको परेशान करता है ना। चलिए देखेंगे आगे क्या होगा। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें सुनते रहिएगा और खुदा हाफिज़।